मात्र बायोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। मात्र 10 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे स्टूडेंट्स, समझने में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। तो स्टूडेंट्स इन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा और ये प्रश्न आपको स्टूडेंट्स 2023 बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसमें से देख लिए मिनिमम आपके स्टूडेंट्स 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसमें से ये समझ लिए आपको 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए 3 से 4 प्रश्न आपको 2023 बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि मेरा जो फर्स्ट प्रश्न क्या है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेरा पहला प्रश्न क्या है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जो कि बेसिकली कई छात्र जो थे कमेंट भी कर रहे थे कि सर बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्न लाइएगा। तो उन्हीं की बातों को मानते हुए हम यहाँ पर बायोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए जो होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए जो होता है, जो डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है। ये प्रश्न हमसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। ये प्रश्न हमसे 2 नंबर का पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो बेसिकली हमें इसका आंसर किस तरह से लिखना है। चलिए इसका आंसर जो इसका उत्तर जो होगा हमें किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक लिखेंगे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। चलिए याद रखेंगे कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और किस रूप में पाया जाता है तो याद रखेंगे एक गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। इस तरीके से याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वो किस रूप में पाया जाता है, एक गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। सो एवरीवन आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसके बाद क्या करें, उत्तर का भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि मेरा नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 देखिए मेरा क्या कह रहा है कि किस आनुवांशिक लक्षण के जीन्स X गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। किसके कौन है जिसके आनुवांशिक लक्षणों के जो गुण होते हैं वो मतलब X गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो इसका हमें आंसर याद करना है वर्णांधता याद रखेंगे। ये भी प्रश्न हमसे 2 नंबर का पूछा जाएगा बेसिकली। चलिए ये भी नंबर हमसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। ये भी प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए और फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो मेरा प्रश्न नंबर जो 3 है, 3 क्या रहेगा चलिए बात कर लेते हैं। अगर इतना लिख लिया हो तो बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं क्या कि यदि किसी अगर व्यक्ति के अगर चोट लग जाए, चलिए यदि अगर किसी व्यक्ति की चोट लग जाए तो क्या होगा, हल्की सी अगर चोट लगने पर क्या होगा कि रक्त स्राव जो होता है वो रुकता नहीं है। जो रक्त स्राव जो होता है वो रुकता नहीं है। तो वो कौन सा रोग होता है, उसे कौन सा रोग कहते हैं कि अगर चोट लगने पर हल्की सी अगर चोट लग जाए तो रक्त स्राव क्या होता है, रुकता नहीं है। तो वो कौन सा रोग होता है, यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वो कौन सा रोग होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि उसे हम हीमोफीलिया रोग कहते हैं। उसे कौन सा रोग कहते हैं, उसे हम हीमोफीलिया रोग कहते हैं। इतना याद कर रखेंगे, उसे हम हीमोफीलिया रोग कहते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं कि मेरा क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं क्या है कि चलिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। बिल्कुल प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे कि लिंग सहलंगनता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखो। चलिए जो लिंग सहलंगनता से संबंधित 2 बीमारियों के नाम लिखने हैं। तो चलिए 2 बीमारियां कौन कौन सी हैं और उनका हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। चलिए पहला है आपका हीमोफीलिया और दूसरा है आपका वर्णांधता। चलिए ये 2 आपके कौन से रोग, ये आपकी 2 बीमारियां होंगी जो किससे संबंधित है, लिंग संलग्न रोग से संबंधित है। इतना याद रखेंगे, जो लिंग संलग्न रोग से संबंधित है। कौन सी 2 बीमारियां हैं, नंबर 1 बीमारी है हीमोफीलिया और नंबर 2 बीमारी है वर्णांधता। जब आप इन दोनों का आंसर लिख देंगे तब आपको 2 अंक एग्जामिनर जो होगा आपको 2 अंक देगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं क्या। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि
प्रोटीन का निर्माण किन किन अणुओं के प्रयोग से होता है। जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो किन किन अणुओं के मतलब कि प्रयोग से होता है, उसमें किन अणुओं का प्रयोग करके हम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस तरीके से पूछा गया प्रश्न। तो चलिए ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 2 अंक का पूछा जाएगा। चलिए 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, स्टूडेंट्स याद रखेंगे। तो चलिए इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे आप लोग। इसका आंसर जो है कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दें कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ से होता है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों के अणुओं के संयोग से होता है। जब प्रोटीनों के जो अमीनो अम्लों के जो अणु जो होते हैं जब वो संयोग करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों के अणुओं के संयोग से होता है। इस तरह से याद रखेंगे, इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर। जो मेरा प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी से इसको लिखना भी स्टार्ट कर दें। और जो बेसिकली आप लोगों ने अगर हमारी हिंदी की क्लासें नहीं देखी हैं तो उन क्लासों को जा कर के देख लें। चलिए, और मिनिमम आपका जो कोर्स है बिल्कुल आपका कोर्स बिल्कुल समाप्ति की ओर आ गया है। और मिनिमम आपका कोर्स जो है वो कब तक समाप्त हो जाएगा, नवंबर तक आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा। और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं क्या है कि रासायनिक विकास की क्रिया से सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक यौगिक बना। जब रासायनिक विकास की जो क्रिया हुई तो उससे सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक यौगिक बना, और इसका हमें जवाब देना है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे मीथेन गैस। चलिए मीथेन गैस को याद रखेंगे, मीथेन गैस को याद रखेंगे। कई छात्र जो होते हैं इसका गलत आंसर दे देते हैं फिर भी, और वो जो होते हैं 2 अंक से पीछे रह जाते हैं। इसीलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि प्रश्न क्या कह रहा है कि रासायनिक, चलिए प्रश्न देख लेते हैं कि रासायनिक विकास की क्रिया से सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक यौगिक बना। तो याद रखेंगे मीथेन गैस है, वो मीथेन गैस है। और आगे बढ़ लेते हैं और आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं कि योग्यता की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो बेसिकली इसका राइट आंसर याद रखेंगे डार्विन ने ही प्रस्तुत किया था कि योग्यता की जो उत्तरजीविता का जो मत है वो किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो याद रखेंगे डार्विन ने ही प्रस्तुत किया था। चलिए 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। अभी आपके 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी हैं और उन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चलिए ये देखिए प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई छात्र जो होते हैं इसका आंसर दे नहीं पाते हैं कि जो पहलवान की जो संतानें होती हैं। चलिए मान लीजिए कोई एक पहलवान है और इसमें प्रश्न में कहा गया कि जो पहलवान की जो संतान है वो प्रायः पहलवान क्यों नहीं होती है, कारण स्पष्ट करिए। पहलवान नहीं होती, जो पहलवान की जो संतान हो गए वो मतलब कि पहलवान क्यों नहीं होती, कारण स्पष्ट करना है। तो याद रखेंगे जो पहलवान जो है, अगर कोई व्यक्ति अगर पहलवान हो जाए तो एक कैसी क्रिया है, यह एक कायिक, यह एक कैसा लक्षण है, यह एक कायिक लक्षण है। इतना आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि यदि अगर पहलवान होना एक कायिक लक्षण है जिसका संबंध, चलिए जिसका संबंध किसी भी प्रकार आनुवांशिक पदार्थों से नहीं है, इसका संबंध कोई भी आनुवांशिक पदार्थ से नहीं है। चलिए अतः पहलवान की संतान पहलवान नहीं हो सकती है। ये बिल्कुल है ना, बिल्कुल समझ में आया होगा कि जो पहलवान की जो संतान है वो पहलवान नहीं हो सकती है। कि जो पहलवान होना एक कायिक क्रिया है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि जो पहलवान जो होना एक कायिक क्रिया है, इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। लेकिन जिसका संबंध किसी भी प्रकार के किससे नहीं होता है, आनुवांशिक पदार्थ से नहीं होता है, अतः पहलवान की संतान पहलवान नहीं हो सकती है। इस तरीके से याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर ये था आपका, प्रश्न नंबर 8 था आपका, ये प्रश्न नंबर 8 था ये आपका। और बेसिकली इसका ये आंसर होगा कि पहलवान होना कायिक लक्षण है जिसका संबंध किसी भी प्रकार के आनुवांशिक पदार्थों से नहीं है, अतः पहलवान की संतान पहलवान नहीं हो सकती है। चलिए इतना याद कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। इस बार फिर से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उस पौधे का नाम लिखो जिससे अफीम प्राप्त होती है और इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का मतलब कि हमें उस पौधे का नाम बताना है जिससे अफीम प्राप्त होती है। अफीम जो है वो किस पौधे से प्राप्त होती है, इसका हमें आंसर बताना है। और इसका जो शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसका भी हमें लिखना है। और जब हम इसका दोनों का आंसर लिख देंगे
यानी कि NS लिख देंगे तब हमें 2 अंक मिलेंगे। चलिए 2 अंक मिलेंगे। बेसिकली कई छात्र जो होते हैं इसका आंसर दे नहीं पाते हैं, तो चलिए इसका आंसर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए अफीम कहाँ से प्राप्त होती है, तो लिखेंगे अफीम जो होती है वो पोस्त, नाम सुना होगा, पोस्त या पापी कह सकते हैं, और उसी से प्राप्त होती है अफीम, जिससे शरीर पर क्या होता है, जो शरीर जो होता है वो आलसी हो जाता है और साथ ही साथ में जो शरीर जो होता है वो दुर्बल भी हो जाता है। चलिए शरीर कैसा हो जाता है, शरीर आलसी हो जाता है, साथ ही साथ में शरीर दुर्बल भी हो जाता है, इतना याद रखेंगे। और प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज की स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। चलिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न ही मिलेंगे, इससे अलावा आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिलेंगे, सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 का है कि किन्हीं 2 उत्तेजक औषधियों के नाम लिखो। चलिए किन्हीं 2 उत्तेजक औषधियों के नाम लिखेंगे तो याद रखेंगे कोकाइन तथा एम्फीटेमाइंस। एम्फीटेमाइंस लिख लीजिएगा इन प्रश्नों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।